हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अन अकेडमी। एंड आज हम लोग का है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर नंबर 6। आप लोगों को मैं अभी तक डिस्कस करा चुका हूं लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 1 में केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने शुरू किया था बेसिक डेफिनेशंस जैसे स्टेट ऑफ सिस्टम्स, स्टेट पैरामीटर्स, आपके थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, टाइप्स ऑफ सिस्टम, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड आपका थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। हम लोगों ने पढ़ा था रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन। और लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने पढ़ा था हीट के बारे में, ऑल टाइप ऑफ हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, पॉइजन्स रेशियो एंड सब टाइप का हीट। फिर सेकेंडली हमने पढ़ा था वर्क डन एंड इंटरनल एनर्जी, और हमने वर्क डन डिटरमाइन किया था हर प्रोसेस के लिए। तो बच्चे लोग, उसके बाद जब हमारा थर्ड लेक्चर हुआ तो फोर्थ लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, आपका सारे के सारे हमने केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर्स पढ़ लिए। फिफ्थ में जाके हमने थर्मोडायनेमिक इंटरनल एनर्जी पढ़ दिया। तो आज हम लोगों का केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में, तो हमने फर्स्ट में डेफिनेशन पढ़ी, सेकंड में हीट पढ़ा, थर्ड में वर्क डन एंड इंटरनल एनर्जी पढ़ा, फोर्थ लेक्चर में हमने पढ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और फिफ्थ लेक्चर में पढ़ा बच्चा लोग हमने एंथैल्पी। आज उसी एंथैल्पी पे हम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। तो मैं शिव सेमवाल आज स्टार्ट करूंगा थर्मोकेमिस्ट्री का पहला लेक्चर इन केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, हीट ऑफ रिएक्शन, हीट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से हमें पढ़ना है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं शिव सेमवाल आपसे कुछ बातें डिस्कस करना चाहूंगा कि बच्चे लोग, अगर आप लोगों ने अभी तक अन अकेडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो बच्चों यहां से इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद बच्चों लोग आप जाएंगे प्लस में, एंड प्लस के बाद आप लोग जाएंगे नीट यूजी में, एंड नीट यूजी के बाद आप लोग को मिल जाएगा यहाँ से सब्सक्रिप्शन। मुझे पता है आप लोग सब स्मार्ट हो, आजकल ऐप में आप ये सब चीजें बहुत इजीली कर सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों लोग, मेरा कोड, इस कोड का यूज करना ना भूलें। इस कोड के क्या बेनिफिट्स हैं ये मैं आपको बता देता हूं। बच्चों लोग, ये कोर्सेज हैं आपके 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24। अगर आप मेरे कोड का यूज करते हैं तो आपको मिलता है डिस्काउंट। कैसे? देखिए, इन सब कोर्सेज में मैं यूजुअली प्रेफर करता हूं 12th मंथ के लिए, 24 मंथ के लिए। 12 मंथ का जो कोर्स है वो है आपका क्लास 12th के लिए और आपका ड्रॉपर्स के लिए, और 24 मंथ का जो है वो है आपका 9th, 10th एंड 11th क्लास के लिए। अगर आप मेरे इस कोड का यूज करते हैं तो आपको मिलता है डिस्काउंट। फॉर 1 ईयर यू हैव टू पे 34,200 रुपीज, एंड फॉर 24 मंथ आफ्टर डिस्काउंट 58,500। बच्चे लोग, ये सब करने के बाद आप जानते ही हैं कि अन अकेडमी नंबर 1 प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन टीचिंग के लिए। अगर आप लोगों ने कोर्सेज ज्वाइन नहीं किए जल्दी कीजिए, यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज हैं आपके, जो टॉप इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ये सब करिए, और आज हम लोग अपना टॉपिक अब लोग स्टार्ट करते हैं, हीट ऑफ अ रिएक्शन, थर्मोडायनेमिक केमिस्ट्री। पहले तो थर्मोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है बच्चे लोग? थर्मोकेमिस्ट्री का मतलब होता है कि थर्मोकेमिस्ट्री डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ हीट, किस किस के बीच में? एक केमिकल सिस्टम और उसकी सराउंडिंग में। तो एक्चुअल में इसने क्या किया, बहुत अच्छी बात बताई इसने, एंथैल्पी ने। उसने क्या किया, जितने ही प्रोसेस हैं, जैसे मान लो कहीं पे न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, कहीं पे कंबशन हो रहा है तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन, कहीं पे फेस चेंज कर रहा है, फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, कहीं वेपराइजेशन हो रहा है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो ऐसे करके इसने हर प्रोसेस के लिए एंथैल्पी को पढ़ा, पढ़ा। तो आइए ये सब जानने के लिए हम कुछ चीजें पढ़ते हैं कि भाई हीट ऑफ रिएक्शन क्या है। पहली टर्म क्या है हमारी, हीट ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों लोग, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड when the reacting species as represented by the balanced chemical equation have completely reacted। मैं तो आपको एक बात ही बोलूंगा, अगर मान लीजिए रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, अब इस प्रोसेस में जितनी भी हीट इवॉल्व्ड होगी या एब्जॉर्ब्ड होगी उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। अब आपको यहां पे एक बात याद रखनी है कि आपकी दो टाइप की रिएक्शन होती है, ध्यान से देखेंगे सब। एक होती है बच्चों लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होती है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और दूसरी होती है आपकी एंडोथर्मिक
एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब आपको यहां पे दो बातें पता होनी चाहिए। क्या क्या होती है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन और क्या होती है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बच्चे लोग, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है कि नेट हीट इज इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड। तो जहां पे एक्सोथर्मिक होगी रिएक्शन, वहां पे नेट हीट आपकी क्या होगी, एक्सोथर्मिक में आपकी होगी इवॉल्व, और एंडोथर्मिक में क्या होगी आपकी, एब्जॉर्ब। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं, हम लोग यहां पे लिख देते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट में, नेट हीट इज इवॉल्व्ड, और यहां पे क्या होगी आपकी, नेट हीट इज एब्सॉर्ब्ड। नेट हीट क्या होगी आपकी, एब्सॉर्ब्ड होगी। ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये तो थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, कुछ और बताइए। तो नेट हीट, तो आप यहां लिख सकते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल एच आपका नेगेटिव होगा, एंडोथर्मिक के लिए डेल एच आपका पॉजिटिव होगा। मतलब हीट यहां पे इवॉल्व, या एनर्जी यहां पे क्या होगी, इवॉल्व होगी, एनर्जी रिलीज करेगी, और यहां पे आपकी एनर्जी एब्सॉर्ब करेगी। एनर्जी क्या करेगी, रिलीज करेगी, और यहां पे एनर्जी क्या करेगी आपकी, एब्सॉर्ब होगी, एनर्जी एब्सॉर्ब करेगी। अब ये तो इतना इंपॉर्टेंट था ही, पर यहां पे दो बातें आपको पता होनी चाहिए कि आप पहचानेंगे कैसे कि आपकी ये एक्सोथर्मिक है या ये आपकी एंडोथर्मिक है। ये बात आपको अच्छे से समझनी है। आइए देखिए, मान लीजिए मैंने एक रिएक्शन लिखा, रिएक्टेंट गिव्स, अब आप ध्यान से फॉर एग्जांपल लेके मैं चलता हूं, मैंने यहां पे लिख दिया +20 किलो जूल। तो इसका मतलब है यहां से डेल एच क्या होगा, -20 किलो जूल। सिस्टम ने 20 किलो जूल निकाल दी एनर्जी। भाई मैं एक सिस्टम हूं, मैंने मान के चलो किसी को 100 रुपीज दे दिए, मैंने दे दिए, अपने आप को कम कर लिया, दे दी मैंने एनर्जी उसको। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -20 किलो जूल। ठीक है, तो ये आप रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं इसे। ठीक है, ऐसे ही यहां पे रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट गिव्स, यहां पे भी आप लिख सकते हैं ऐसे ही। आपने यहां पे एब्जॉर्ब की है, क्या की है आपने, एब्जॉर्ब 20 किलो जूल से ही लिख देते हैं, और यहां पे आपने की है -20 किलो। तो जब आप इसका डेल एच लिखेंगे तो आप लिखेंगे +20 किलो जूल। तो ये तीन चीजें हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि एक्सो कौन है और एंडो कौन है, एक्सो कौन है और एंडो कौन है। एक बात और मैं यहीं पे बताना चाहूंगा आपको, ताकि आपको हमेशा ये बात आगे तक याद रहे। बच्चे लोग, आपने क्या सीखा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में नेट हीट या नेट एनर्जी क्या होती है, इवॉल्व होती है, रिलीज करती है, और एंडो में नेट हीट जो है आपकी एब्जॉर्ब, और एक्सो में इवॉल्व। और हमने इसके तीन एग्जांपल तीन तरह से रिप्रेजेंट। तो मेनली पहचानने का तरीका तो ये है, एक तो ये है, यहां पे रिलीज हो रही है, और यहां पे क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। पर यहां पे आपको एक बात और याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल्स क्या हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो मैं यहां पे लिख देता हूं वो एग्जांपल। एक्सोथर्मिक में ऑल कंबशन एंड, बच्चे लोग, एंड all combustion and combination reaction, all combustion and combination reaction, all combustion and combination reactions are exothermic। और एंडोथर्मिक में क्या लिखोगे बच्चे लोग, all decomposition reaction, all decomposition reactions। ठीक है, एक बात बस ध्यान रखना कि all combustion and combination reactions are एक्सोथर्मिक के नेचर, एक्सेप्ट यहां पे हम लिख देते हैं एक्सेप्ट, एक एक्सेप्शन है, कंबशन ऑफ नाइट्रोजन, कंबशन ऑफ नाइट्रोजन। बच्चा लोग ये एक एक्सेप्शन है, इसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम में भी समझाएंगे, यहां के लिए तो इतना काफी आपका काम बन जाएगा। बच्चे लोग, कंबशन ऑफ नाइट्रोजन जो होता है वो आपका एंडोथर्मिक होता है। जानते हो क्यों?
क्योंकि नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होती है वो इनर्ट होती है नेचर में। और अच्छा है, बहुत अच्छी बात है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इनर्ट है, क्योंकि अगर वो इनर्ट ना होती तो जब भी बारिश गिरती तो नाइट्रोजन क्या करती, सोचो हमारे एयर में क्या है, नाइट्रोजन है और क्या है, O2 है, अप्रोक्सीमेट 78%, अप्रोक्सीमेट 21%, बाकी रिमेनिंग ऑल गैसेज हैं। अब एक बात बताओ, अगर ये एक्टिव होती, इनर्ट ना होती तो उसके साथ कंबाइन कर जाती, और कंबाइन करने से क्या बनाती, नाइट्रिक ऑक्साइड, और नाइट्रिक ऑक्साइड से क्या बनाती, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और जब पानी बरसता तब होती आपकी एसिड रेन। क्या होती आपकी, एसिड रेन। नाइट्रिक एसिड बारिश में आता और नहाने का मजा अलग होता। तो बहुत अच्छी बात है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो इनर्ट है। तो मैं यहां पे रिपीट करूंगा स्टेटमेंट को कि कंबशन ऑफ नाइट्रोजन सिर्फ एक यही ऐसा एक्सेप्शन है जो एंडोथर्मिक होता है, बिकॉज सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन। ये जो बीच में ट्रिपल बॉन्ड है ना, इसको तोड़ने के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जरूरत क्या पड़ती है बच्चों, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है इसकी सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। चलिए, तो ये था हमारा हीट ऑफ रिएक्शन। हमने पढ़ा कि डेल एच जो होता है वो होता है एच प्रोडक्ट माइनस हीट एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट। अब यानी कि डेल एच नेगेटिव कब होगा, जब आपकी एंथैल्पी प्रोडक्ट की कम होगी और रिएक्टेंट की ज्यादा होगी। ऐसे ही डेल एच पॉजिटिव कब होगा, जब प्रोडक्ट की ज्यादा होगी और रिएक्टेंट की कम होगी। इसका मतलब इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, तभी तो रिलीज की है उसने। तो ये था आपका हीट ऑफ रिएक्शन जो आपको पता होना चाहिए। हम इसको बोलते हैं डेल एच, हम इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन या हीट ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ अ रिएक्शन, कौन कौन से फैक्टर हीट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो उसमें जो पहला नाम है बच्चों वो है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट मतलब उनकी फिजिकल स्टेट क्या है। यानी कि पहला फैक्टर जो हीट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है वो है फिजिकल स्टेट। तो आइए एक एग्जांपल भी हम लेके आए हैं इसका साथ में। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे H2 प्लस हाफ O2 ने बनाया H2O, तो कितना हीट रिलीज हुई है, ये हीट क्या हुई है आपकी, रिलीज हुई है। अब आप कहोगे सर अबे आपको कैसे पता, क्योंकि दोनों ही रिएक्शन क्या है, दोनों ही रिएक्शन कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। क्यों एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है बच्चों लोग, क्योंकि दोनों ही क्या है, कंबशन, दोनों ही क्या है, कंबशन। तो आप देखिए जब आपकी ये हुई तो इसमें 68.32 और इसमें 57.8। माइनस साइन सिर्फ रिप्रेजेंट करता है एक्सो को, माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, ओनली एक्सो को। माइनस साइन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग वैल्यू को। आइए इसको ना लिख के हम सीधा लिख देते हैं यहाँ पे, ये माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है ओनली एक्सोथर्मिक। अब ज्यादा किस में हीट रिलीज हुई है, इस वाले केस में हुई है। क्यों भाई, फिजिकल स्टेट ये गैस में है और ये लिक्विड में है, इसलिए क्योंकि इस वाले केस में और हीट निकलेगी, बिकॉज जो H2O गैस है वो किस में कन्वर्ट होगा, H2O बच्चे लोग लिक्विड में। लिखा मैंने यहाँ पे, रीजन भी दिया मैंने आपको। अब एक बात बताओ, कल के दिन आपसे नीट में या एम्स में पूछ लिया कि भाई इन दोनों में क्यों डिफरेंस है, क्यों आपका जो डेल एच है वो जब वाटर गैस वेपर फॉर्म में बन रहा है तब कम है और लिक्विड में ज्यादा है, तो आप क्या लिखोगे, द डिफरेंस इन दिस वैल्यू इज ड्यू टू द प्रोसेस बिकॉज हीट इज इवॉल्व व्हेन H2O इज कन्वर्टेड इनटू H2O लिक्विड। ये देखिए मैंने रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको यहां से लर्न किया जा सकता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट फैक्टर पे। बच्चे लोग सेकंड फैक्टर है एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ द एलिमेंट। एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ द एलिमेंट यानी कि एलोट्रोपिक फॉर्म में भी डिपेंड करता है। तो अब मैं ऐसे कार्बन की दो फॉर्म ले लेता हूं, एक होती है डायमंड, एक होती है एमोर्फस। तो बच्चे लोग अगर एलोट्रोपिक फॉर्म होगी तब भी दोनों की वैल्यू में चेंज आएगा। क्यों आएगा बच्चे लोग, डायमंड कैसी फॉर्म है आपकी, क्रिस्टलाइन फॉर्म है, एमोर्फस फॉर्म क्या है आपकी, वो एक दूसरी फॉर्म होती है। तो ये 12th में भी एक चैप्टर आता है सॉलिड स्टेट, जहां पे सिखाया जाता है क्रिस्टलाइन और एमोर्फस फॉर्म। एक रेगुलर ऑर्डर होता है, एक रेगुलर ऑर्डर नहीं होता। तो मैंने उसका भी रीजन यहाँ पे मेंशन किया है कि क्यों आप देखेंगे एमोर्फस में ज्यादा हीट इवॉल्व हुई है
और डायमंड में कम हुई है, कि कुछ एनर्जी चाहिए होती है कि डायमंड जो है कन्वर्ट होता है किस में, अमोर्फस कार्बन। आपको यहां से बस एक ही बात सीखनी थी, इसमें भी और इसमें भी, कि भाई फिजिकल स्टेट की, अगर दो कंपाउंड जो बन रहे हैं या कुछ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर उनकी फिजिकल स्टेट डिफरेंट है तो एंथैल्पी भी डिफरेंट होगी। और अगर एलोट्रॉपिक हैं, एलोट्रॉप्स हैं, उनकी भी एंथैल्पी डिफरेंट होगी, 100% होगी। कोई ताकत नहीं है जो रोक दे उसको, वो होगी ही होगी। अलग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं टेम्परेचर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर। बच्चे लोग कहते हैं कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी कि आपने रिएक्शन को कितने टेम्परेचर पे किया है, कितने टेम्परेचर पे किया है। अब अगर मैं आपसे कहूं एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट है, आपने कहा भाई ये कंबशन करता है, मान के चलो मैंने ले लिया एक ए कार्बन, मैंने कहा आप इसे कंबशन करो। किसी ने मुझे बोला कि ये x किलो जूल हीट इवॉल्व करेगा, किसी ने मुझे बोला कि ये y किलो जूल हीट इवॉल्व करेगा। अरे भाई तो एग्जैक्टली करेगा कितना? कोई कुछ बोल रहा है इतने बजे, कोई बोल रहा है इतने बजे। अब हमें कैसे पता? कोई बोल रहा है, अगर एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, बहुत बढ़िया एग्जांपल है इसका। मान के चलो मैंने आपसे कहा कि भाई एक बात बताओ, वहां से वुड ले आओ या कोई भी ले आओ, उसको जला के देखो कितनी एनर्जी देता है। कोई कह रहा नहीं वो तो 200 देता है, नहीं कोई कहता है 100 देता है, कोई कहता है 500 देता है। तो इन्होंने क्या किया, एक स्टैंडर्ड वैल्यू बनाई। क्या बनाई? एक स्टैंडर्ड वैल्यू बनाई। अब आप कहोगे स्टैंडर्ड वैल्यू का सर मतलब क्या है? बिल्कुल बताएंगे बच्चों। स्टैंडर्ड वैल्यू का मतलब है टेम्परेचर लिया 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन, और प्रेशर लिया 180। कितना लिया? 180। अब इस पे इसने जो भी चीज निकाली उसको नाम दिया, इस पे उसने हीट निकाली। उसने तो कह दिया भाई ऐसा है, मुझे ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू बनाते हैं और उस पे हीट निकालेंगे और उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। उसने कहा हम अपनी वैल्यूज लेते हैं भाई 298। अगर मैं कोयले को या किसी वुड को 298 केल्विन पे या प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर पे जलाऊंगा तो हम उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। एक बात यहां पे उसने और ऐड कर दी कि अगर आपने कोई भी रिएक्टेंट जो आप यूज कर रहे हैं उसका अगर आपने लिया एक्वस सॉल्यूशन, क्या लिया आपने उसका? एक्वस सॉल्यूशन, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी फिक्स रहेगी 1 मोलैरिटी। ये एम क्या है? मोलर। 1 मोलर या 1 मोलैरिटी, 1 मोलर, 1 मोल। तो उसको उसने बोला स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ। ठीक है, तो ये था उसका टेम्परेचर वाला। इस पे हम बहुत बातें करेंगे, इस पे बहुत कुछ बताना है मुझे, आपको बहुत कुछ बताना है, बहुत चीजें बताने की हैं इसके ऊपर। मतलब टॉपिक खत्म हो जाएगा पर ये तो चलता रहेगा, सारी कहानी इसी के ऊपर है। ठीक है, लास्ट फैक्टर था सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इन विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। ऑब्वियसली बात है, अब मान के चलिए आपने कोई भी सॉल्वेंट लिया है, वो जिस सॉल्वेंट में आप रिएक्शन कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा, या आपने कैसा एक्वस सॉल्यूशन लिया है उस पर भी वो डिपेंड करेगा। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक मुझे लगता है सबको समझ में आया होगा कि ये 4 फैक्टर हैं जिनके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम आते हैं अपनी मेन चीज के ऊपर। अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी। चलिए यहां से हम बात करते हैं किसकी? स्टैंडर्ड एंथैल्पी। यहां से हम बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ। अब यहां इसने एक बात बोल दी, इसने एक बात बोली, भाई बात ऐसी है, अब जो हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड लिखा ना, यहाँ पे जो भी एंथैल्पी आएगी, मैं आपको पहले ही बता दूं, आपने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया था? डेल एच। स्टैंडर्ड के लिए यहाँ पे 0 लग जाएगा, स्टैंडर्ड के लिए यहाँ पे क्या लग जाएगा? 0 लग जाएगा। ये रिप्रेजेंट करता है 0 स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे इसने एक बात बोली कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन, इसने कहा स्टैंडर्ड कंडीशन हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 एटमॉस्फेयर और 25 डिग्री सेल्सियस। इसने कहा जो जो एलिमेंट फ्री नेचुरल अकरिंग स्टेट में रहेंगे, किस में रहेंगे? फ्री नेचुरल अकरिंग स्टेट में। किस में रहेंगे? बार बार मैं इस बात को बोलूंगा, फ्री नेचुरल अकरिंग स्टेट में। उसने उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को
जीरो ले लिया, उसने क्या ले लिया, उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को जीरो ले लिया। तो आइए उसके एग्जांपल की बात करते हैं, वो क्या थी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। तो आइए चेक कर लेते हैं। जैसे उसने कहा डेल एच नॉट, आप O2 का देखिए क्या होगा, जीरो। आप जो है H2 का देखिए क्या होगा, जीरो। ये जो भी एलिमेंट है कैसे होने चाहिए, नेचुरल अकरिंग, नेचुरल अकरिंग स्टेट, फ्रीली, फ्री नेचुरल अकरिंग। अब ऑक्सीजन कैसे मिलता है, O2, H2 किसे मिलता है, H2 में। ऐसे ही आप ले सकते हो क्या, Cl2 किस में होता है, जीरो। अब अचानक से बच्चों ने मुझसे पूछा सर आपने तो कंफ्यूज कर दिया, अब एक बात बताओ कि जब हम डेल एच का लेंगे, ये देखो जीरो थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो परेशान मत होना, यहाँ पे डेल एच नॉट अगर मैं लूंगा कार्बन का मैं बोलता हूं डायमंड, और एक बार बोलता हूं कार्बन का मैं ग्रेफाइट, तो भाई किसका जीरो होगा। तो उसने बोला भाई ग्रेफाइट का जीरो होगा, डायमंड का आप नहीं लो। जो हमें जैसी नेचुरल अकरिंग स्टेट में जो हमें जैसा मिल गया, मुझे तो भाई बैठे बैठे मिल गया, तो मैं तो उसको जीरो लेके चलूंगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही सल्फर का भी होता है, सल्फर का भी होता है जीरो। सल्फर का ये कौन सा होता है आपका, एक नेचुरल अकरिंग स्टेट होती है कौन सी, ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। ऐसे ही बच्चे लोग आपका फॉस्फोरस होता है, कौन होता है आपका, फॉस्फोरस, P4, उसका भी क्या होता है, जीरो। ये कौन सा फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के तीन टाइप होते हैं बच्चों, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस एंड ब्लैक फॉस्फोरस। अब आप ये बोलोगे सर ये किस बेसिस पे बनाया गया, मैं बताता हूं बच्चों ये क्यों किस बेसिस पे बनाया गया। उन्होंने बोला भाई हमें थोड़ी ना मेहनत करनी पड़ रही है इसमें, हमें थोड़ी ना मेहनत करनी पड़ रही है, हमें तो ऐसे ही मिल गए जैसे नेचुरल अकरिंग स्टेट में है, हमें तो ऐसे ही मिल गए जैसे नेचुरल अकरिंग स्टेट में है। इस बेसिस पे उसने ये बात बोली, इस बेसिस पे उसने बात बोली, कोई मेहनत थोड़ा ना करनी पड़ी, ऐसे ही मिल गए उसको वो, कि हमें नेचुरल अकरिंग स्टेट में ऐसे ही मिल गए। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है बच्चे लोग हमारा पहला टॉपिक हम लोग उठाते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। हमारा पहला टॉपिक क्या आता है बच्चे लोग, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बच्चे लोग बड़ा बढ़िया टॉपिक है ये, बहुत कमाल का टॉपिक है ये। इस टॉपिक को समझने के लिए मतलब बहुत मजा आएगा आपको इस टॉपिक को पढ़ने में एक्चुअल में। ठीक है, इसने बोला कि व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। मैंने कहा था ना कि अब हम हर प्रोसेस के लिए एंथैल्पी को पढ़ेंगे, अब हम हर प्रोसेस के लिए एंथैल्पी को पढ़ेंगे। तो बहुत बढ़िया डेफिनेशन लिखी है, इट इज ध्यान से पढ़ेंगे इसको, बहुत इजी भी है। इट इज एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन बाय विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। हम इसकी बात बाद में करेंगे। व्हेन अ 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड, तो यहां पे इस डेफिनेशन को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और बच्चों लोग एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड is formed from its constituent elements, is formed from its constituent elements। ये बात हमको हमेशा याद रखनी है, ठीक है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। वन फॉर्म फ्रॉम एलिमेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट में आगे, ठीक है। अब आप कहेंगे सर थोड़ा बताइए, हाँ ये आपको ध्यान रखना है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है ये आपके होने चाहिए फ्री नेचुरल स्टेट, फ्री नेचुरल स्टेट, ठीक है। आइए मेरे पास इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं, ठीक है। इसके नेचुरल एग्जांपल्स है हमारे पास बच्चा लोग कार्बन,
प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या बनेगा CO2। दूसरा हम एग्जांपल ले सकते हैं H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O। अब बच्चे लोग यहाँ पे एक बात ध्यान रखो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल H और यहाँ पे लिखा होता है F। F मींस फॉर्मेशन। दूसरी चीज हम लेके चल लेते हैं। अब देखिए एक बात बताइए, मैं यहाँ पे लिखता हूं N2 प्लस O2 इंटू 2NO, जैसे ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेल H फॉर्मेशन, यस। ये डेल H फॉर्मेशन, यस। क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है? नो, क्योंकि उसने बोला 1 मोल, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, हाफ N2 प्लस हाफ O2 गिव्स NO, यस। 1 मोल बन रहा है इसके अंदर। आइए अब एक बात बताइए, मुझे बनाना है H2SO4, तो मुझे पता है कैसे लिखना पड़ेगा। H2 बच्चों प्लस 1/8 सल्फर का 8 प्लस 2O2, यस, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब पता है बच्चों, यहां पे एक डाउट आता है, बहुत ही बढ़िया डाउट आता है कि सर थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। ये है मेन चीज। अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसे देता, बहुत ध्यान से देखेंगे इसको, कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 gives CO2, कार्बन डायमंड प्लस O2 gives CO2। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इनमें कौन रिप्रेजेंट करता है, कौन नहीं रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों ये मैंने समझाया था, देखो ये मैंने यहां पे समझाया था अभी आप लोगों को। इसको हम हटा देते हैं, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं इसमें। देखिए अभी समझाया था ना मैंने आपको, फ्री नेचुरल अकरिंग स्टेट, ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है। तो इसलिए डायमंड नहीं होगा, ग्रेफाइट होगा। समझ में आया? डायमंड नहीं होगा, ग्रेफाइट होगा। अगर ऐसी ही बात उसने पूछी फॉस्फोरस में, मान लो फॉस्फोरस किसी रिएक्शन में दिया है, तो वो होगा और एक नहीं होगा। तो क्यों ना बच्चे लोग एक क्वेश्चन किया जाए इसके ऊपर, ताकि हमें ये बात लर्न हो जाए और आपको देखा भी जाए कि नीट में या एम्स में इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे पूछता है। आइए आपके लिए हम क्वेश्चन लेके आए हैं बच्चे लोग, ये देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा आपको समझने में इसको, ठीक है। देखिए इसको, तो इसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉरस्पॉन्ड टू अ डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो बच्चों देखो बहुत ही बढ़िया है, क्या क्या पॉसिबिलिटी इसके अंदर हो सकती है, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, दो दो पॉसिबिलिटी है। जहां पे डायमंड है तो बी और सी तो वैसे भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर होगा यहां से डी ऑप्शन। आप समझे? सिंपल और सीधा क्लियर कॉन्सेप्ट था इसमें। आप ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसने O2 को लिक्विड में दे दिया। O2 क्या है यहाँ पे? गैस में। तो एक्चुअली मिथाइल अल्कोहल बनता है, ग्रेफाइट है। देखिए डायमंड नहीं हुआ है। ये मेरे को आपको बेसिक डिफरेंस यहाँ पे सिखाना था, यहाँ पे क्या करना था आपको सिखाना था, ठीक है। इसी तरह से बच्चों और बहुत सी चीजें हैं हम जहां पे ऐड कर सकते हैं। आप मुझे अगर पूछोगे सर हमें और भी बताइए किस किस का हमें जीरो लेके चलना पड़ता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, आपको याद रहेगा हमेशा, यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे आप अगर, अब मैं एक्स्ट्रा एग्जांपल लिख के दे रहा हूँ आपको जो जो हैं। आइए दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पे सॉलिड जिंक, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, एम्स में पूछा जाता है कई बार। सॉलिड जिंक, तो बच्चे लोग सॉलिड जिंक हो गया, और क्या हो गया, और कौन किसका हम जो मतलब फ्री स्टेट में मिलते हैं, नेचुरल फ्री अकरिंग स्टेट में। आप नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं अपना लिक्विड ब्रोमीन, लिक्विड ब्रोमीन ले सकते हैं आप इसमें। गैसियस हाइड्रोजन ले सकते हैं आप इसमें, गैसियस हाइड्रोजन को भी जो हम ले चुके हैं, ये रहा, वो यहां पे हो चुका है। तो बच्चे लोग मुझे लगता है आप लोगों को यहां पे समझ में आ गया होगा ये क्या कॉन्सेप्ट कहना चाहता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, जल्दी जल्दी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ताकि हमें चीजें पता लगती रहें। चलिए अब यहाँ पे मुझे आपको एक चीज और सीखना, थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक तो है, मैं भी मानता हूँ थोड़ा बोरिंग है, पर उतना भी बोरिंग नहीं है कि आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो। यहाँ पे थोड़ी बात हमें क्या सीखनी है, आइए ध्यान देते हैं हम इस बात पे। बच्चों लोग एक रिएक्शन है मेरे पास, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O, तीनों के तीनों गैस में है। तो मैंने आपसे बोला कि आप इसका डेल HF लिखिए। आप क्या लिखिए इसका? डेल HF। तो ये देखिए डेल H लिखेंगे आप इसका,
डेल एच आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट। अब एक बात बताओ, डेल एच इज इक्वल टू एच किसका लोगे? वाटर का, माइनस रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे? हाइड्रोजन प्लस हाफ ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑक्सीजन। अब एक बात बताओ, डेल एच इज इक्वल टू, एक बात बताओ, ये वाटर का क्या था? ये तो सेम ही रहेगा, और ये दोनों क्या थे? जीरो। अभी तो बताया था आपको नेचुरल अकरिंग स्टेट, क्या हो गया है? नेचुरल अकरिंग स्टेट। तो आप यहां पे बोल सकते हो कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये क्या निकाली थी आपने? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो आप हमेशा बोल सकते हो बच्चों लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत करना, थोड़ा थियरी है इसके अंदर, ये मैं मानता हूं, थोड़ा बोरिंग थियरी तो है, पर फिर भी क्या करें, करनी तो है, एग्जाम में आएगा। एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड, यानी कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड। यहां पे हमने देखो कैसे प्रूफ किया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ। मैं होप करता हूं बच्चे लोग आपको समझ में आ गया होगा। कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो और काफी जगह से आप इस चीज को सीख सकते हैं। जैसे मैं कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल ले लूं, और एग्जांपल ले लो, मैं कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पे एक, C प्लस O2 गिव CO2, और मैंने इसको क्या ले लिया? ग्रेफाइट। क्या ले लिया? ग्रेफाइट। तो इसमें भी जब आप डेल एच फॉर्मेशन निकालोगे तो एंथैल्पी ऑफ CO2 के इक्वल आएगा। बच्चा लोग समझ में आया कि नहीं? चलिए, अब आपको हम यहां पर एक क्वेश्चन देते हैं, बहुत ही बढ़िया। तो हमने यहां से एक बात प्रूव करी कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू एंथैल्पी। चलिए, आइए आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा इस क्वेश्चन से। देखिए, क्वेश्चन है H2 गैस प्लस X2, ये हमने एक हेलोजन ले लिया, और यहां से बना आपका 2HX, और मैंने कहा कि इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी दिया हुआ है, डेल एच दिया हुआ है आपका 500 किलो जूल, और मैंने आपसे बोला कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्वेश्चन है कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ X। अब बच्चे बोलेंगे सर क्या कर रहे हो, डायरेक्ट तो हो जाएगा, ये सब करने की जरूरत क्या थी? डायरेक्ट दिया हुआ है हमें। नहीं, ये दिया हुआ है 2 मोल के लिए, तो आप डायरेक्ट लिखोगे डेल एच एफ, हाफ है 2 मोल के लिए इतना, तो 1 मोल के लिए कितना होगा? माइनस के 500 डिवाइड बाय 2 माइनस के 250 किलो जूल। बच्चा लोग समझ में आया कि नहीं आया? बच्चा लोग समझ में आया कि नहीं आया? सबको क्लियर है बच्चे लोग? चलिए, बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छी चीज है। अब हमें इस चीज को समझने के लिए मैंने एक न्यूमेरिकल रखा है, आइए देख सकते हैं इस न्यूमेरिकल को। सेम वही चीज जो मैंने पहले रखी थी, हमने यहाँ पे क्या किया, रिएक्शन ली N2 3H2 2NH3 डेल एच दे दी। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। एक बात बताओ, ये 2 मोल के लिए है तो 1 मोल के लिए कितनी होगी? -22/2 -11 किलो कैलोरीज। बस आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, जो कभी नहीं भूलनी है, वो ये है कि गलती से भी ये माइनस को मत भूल जाना, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कैसी रहेगी? हमेशा नेगेटिव। समझ में आया? यानी कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमेशा 1 मोल के लिए देखा जाता है, 1 मोल के लिए देखा जाता है। देखिए, एक बात और, यहां पे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि P प्लस 2Q गिव R प्लस 4S। मैंने आपसे पूछा रिएक्टेंट है, तो इसका डेल एच क्या होगा? तो याद रखना, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ। तो आप देखो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट क्या होगी? डेल एच प्रोडक्ट क्या होगा? आर की, काम करते हैं, आर आपका रिएक्टेंट जैसा है ना, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट को चेंज कर देते हैं। ये हो गया y प्लस 3z। तो प्रोडक्ट की क्या होगी? आपकी एनर्जी जो होगी, आइए देख लीजिए। एंथैल्पी ऑफ y प्लस
एंथैल्पी ऑफ Z कुछ मिसिंग है ना? यस 3। इसीलिए बोलते हैं कि एंथैल्पी हमेशा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एंथैल्पी डेल्टा एच याद है ना, एंथैल्पी के बारे में बताया था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो इसलिए देखो स्टीशियोमेट्री ऐसे ही एच ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ P प्लस 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ Q। तो यहाँ जब वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगी आपकी, एच वाई प्लस 3 इंटू एच इंटू जेड माइनस रिएक्टेंट का एंथैल्पी ऑफ P प्लस 2 इंटू एंथैल्पी। और आप इससे सारे क्वेश्चन निकाल सकते हो, आप इससे सारे क्वेश्चन निकाल सकते हो। अब इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल जो मैंने काफी जगह इसको यूज होते हुए देखा है। आइए देखिए, समझ लीजिएगा जरा इस क्वेश्चन को, डेटा बिल्कुल सेम है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है CH4 plus 2O2 gas gives CO2 gas plus 2H2O। अब आपसे इसने क्वेश्चन पूछा कि आपको निकालनी है यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है, आपको डेल्टा एच निकालना है। क्या निकालना है, डेल्टा एच। और उसने क्या दे रखी है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है। क्या दी हुई है सबकी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी हुई। आइए देखते हैं कैसे। डेल्टा एच फॉर्मेशन दी हुई है, CO2 की दी हुई है, वाटर की दी हुई है और CH4 की दी हुई। ये किस में दी हुई है, किलो जूल पर मोल में। तो आप देखिए दी हुई है -400, वाटर दिया हुआ है -300 और मीथेन दिया हुआ है -80। तो आप जानते हैं यहाँ पे डेल एच कैसे लिखेंगे हम लोग, बहुत सिंपल है। अभी जस्ट समझा के हटाऊं आप लोगों को। डेल एच इज इक्वल टू एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस एच ऑफ। तो क्या अब आप इसे नहीं कर सकते, बोलो सर बिल्कुल कर सकते हैं। एच प्रोडक्ट क्या है, HCO2 प्लस 2 इंटू एच ऑफ वाटर माइनस HCH4। बच्चे लोग मैंने ऑक्सीजन में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसका क्या होता है, जीरो, नेचुरल अकरिंग स्टेट। अब CO2 कितना है, -400, वाटर कितना है, -300 -CH4। तो यहां से ये आपका आ जाएगा -400 -600 एंड +8 एंड योर आंसर इज -920 किलो जूल। बच्चे लोग समझ में आया कि नहीं आया, सबको क्लियर हुआ कि नहीं। तो ये थी बच्चे लोग आपकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। यहां से हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में सीखते हैं। ठीक है, चलिए ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है, कॉमन कॉमन क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं। तो ये था आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, अब आते हैं इसके ऊपर हम दोबारा आएंगे जब हम एंथैल्पी ऑफ, अब हम हेस लॉ पढ़ेंगे ना, तब इसके बारे में दोबारा सिखाया जाएगा डेफिनेशन के साथ। ठीक है, तब इसका हम लोग डेफिनेशन नहीं, हम न्यूमेरिकल्स में इसका यूज करेंगे, क्योंकि थर्मोकेमिस्ट्री में बच्चा लोग न्यूमेरिकल्स ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंथैल्पी ऑफ कंबशन। क्या टॉपिक है हमारा, एंथैल्पी ऑफ। अरे बच्चे लोग नाम से ही पता लग जाता है कि व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो कहते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन में बी डिफाइंड एज द हीट चेंज या हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ अ फूड और अ फ्यूल इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज या कंप्लीटली बर्न्ड। आइए हम लिखते हैं इसकी डेफिनेशन ताकि आप लोग कुछ सीखें। तो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, it is the amount of heat evolved when 1 mole of a compound is completely burned in
एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? एंथैल्पी ऑफ कंबशन। हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों लोग उसको? एंथैल्पी ऑफ कंबशन। आइए इस बात को सीखते हैं कैसे। बहुत ही बढ़िया और बहुत सटीक चीज सिखाएंगे आपको इसके बारे में। तो हमने ले लिया यहां पे एक एग्जांपल, कंबशन ऑफ इथेन का। हमने किसका कंबशन ले लिया? इथेन का कंबशन। तो आप देख सकते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल एच सी, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अगर स्टैंडर्ड लगाओगे तो यहाँ 0 लग जाएगा। कहीं जैसे आपने यहाँ पीछे पढ़ा था ना, ये भी ध्यान रखना, इसको भूलना मत। ये डेल एच एफ है, अगर होता डेल एच नॉट एफ तो ये होता स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ऐसे ही ये कंबशन ऑफ मीथेन, अगर डेल एच एन क्या होगा आपका? डेल एच नॉट सी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ। तो कंबशन ऑफ इथेन, इथेन क्या होता है? C2H6। अब आप इसको ऑक्सीजन से करिए, क्या बनाएगा आपका? CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O। अब आप जब इसको रिएक्शन को बैलेंस कीजिए, ठीक है। आपने जब इसका डेल एच लिखा तो डेल एच आएगा डेल एच होता है इसका 750 अप्रोक्स। क्या मैं बोल सकता हूं कि डेल एच सी है? नो, डेल एच सी होगा आपका माइनस के 750 डिवाइड बाय 2, माइनस के 370, मतलब माइनस के 375 कैलोरीज। जानते हो ये क्यों होगा बच्चा लोग? ये इसलिए होगा क्योंकि ये 2 मोल्स है, और हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी है? व्हेन 1 मोल ऑफ। तो ये जो भी आपने पढ़ा ये है फॉर 2 मोल्स, और जो आपने एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकलता है वो क्या निकलता है? ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, बात आपको समझ में आनी चाहिए। सबको बच्चे लोग आया समझ में? चलिए, एंथैल्पी ऑफ कंबशन में एक और इतना ही था, ये न्यूमेरिकल्स में हम ज्यादा इसको यूज करेंगे। अब आते हैं हम कैलोरीफिक या कैलोरीफिक वैल्यू। इसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी evolved when 1 gram of food or fuel is when 1 gram of a food or fuel is completely burned, या कंप्लीटली ऑक्सीडाइज लिख दो। कंप्लीटली कंबस्ट होता है, कंप्लीटली बर्न्ड होता है, वो एक ही बात है। कैसे कंप्लीटली बर्न्ड? व्हेन 1 फूड और ग्राम इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, कुछ भी लिख दो आप। अगर आप बर्न में नहीं हो रहे, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज लिख दो आप, ठीक? ऑक्सीडाइज। अब बच्चे लोग कौन सा खाना खाना ज्यादा पसंद करोगे? जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी, जो आपको ज्यादा एनर्जी देगा। कौन सा फ्यूल यूज करोगे? जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी, जो आपको ज्यादा एनर्जी देगा। इसी पे एक क्वेश्चन पूछा गया कि CH4, बहुत ध्यान से, CH4, C2H6, C2H2, H4। मैंने दिया इनका एंथैल्पी ऑफ कंबशन, मैंने फॉर एग्जांपल ये दिया है मैंने किलो जूल पर मोल में, और मैंने कहा सबकी वैल्यू है 100। अब बताओ कौन बेटर फ्यूल है?
विच वन इज बेटर फ्यूल? इसमें बेटर फ्यूल कौन सा है बच्चों लोग? कोई बात नहीं, कोई परेशान नहीं होना, बहुत सिंपल है भाई। हमने दी है कैलोरीफिक वैल्यू, हीट ऑफ कंबशन किलो जूल पर मोल में, पर ये किस में निकलता है? किलो जूल पर ग्राम में। तो पहले इसकी कैलोरीफिक वैल्यू तो निकालो। कैलोरी वैल्यू किस में निकलती है? पर ग्राम। तो इसकी कितनी होगी? 100/16। भाई 16 एक करके दिखा देते हैं। 16 ग्राम के लिए मतलब 16 मोलर मास है ना। 16 के लिए 100, तो 1 के लिए कितनी होगी? 100/16। ऐसे ही 100 यहाँ पे कितनी होगी? 100/30 मोलर मास से डिवाइड कर दिया। यहाँ आ जाओ 100/26, यहाँ देख लो 100/20। तो एक काम करते हैं, बेटर फ्यूल, सबसे बेटर फ्यूल कौन सा है? सबसे बेटर फ्यूल कौन सा है बच्चे लोग? सबसे बेटर फ्यूल है आपका मीथेन। तो आइए सीरीज लिख देते हैं ना, सबसे बेटर मीथेन। मीथेन के बाद आएगा बच्चा लोग C2H2। ये मैंने ऐसे ही, इसको ऐसा मत बोलना ऐसा रियल में होता है, रियल में नहीं होता, मैंने हाइपोथेटिकली लेके थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया है। तो आप ऑर्डर भी लिख सकते हैं इस तरह से, आप लोग ऑर्डर भी लिख सकते हैं। तो CH4 इज द बेटर फ्यूल। बच्चा लोग समझ में आया कि नहीं आया? बच्चा लोग समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, ऐसे ही एक बात बहुत छोटी सी है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन को एंड करने से पहले एक क्वेश्चन इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको समझ में आया? चलिए, क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट, calculate the amount of heat evolved when 11.2 liter of methane is burned at normal conditions. नॉर्मल कंडीशंस लिखा है या एसटीपी लिखा है, कंफ्यूज मत करना, एक ही बात है। ठीक है, चलिए रिएक्शन लिखते हैं। CH4 प्लस O2 गिव CO2 प्लस H2O। ठीक है, अब यहां पे आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी देना पड़ेगा इसको, डेल एच एफ CH4 का, CO2 का और H2O का। तो CH4 का कितना दिया? किलो जूल पर मोल में दे देते हैं इसको, क्योंकि हमेशा एंथैल्पी किलो जूल पर मोल में ही निकाला जाता है, पर मोल पे। तो -80 बच्चा लोग, CO2 का -400 और वाटर का -3। तो आइए पहले डेल एच निकाल लेते हैं। एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट अब तो मुझे पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है, अब तो मैं सीधा यहां से निकालूंगा। पहले निकाल चुका हूं, डायरेक्ट लिखूंगा कि एंथैल्पी ऑफ CO2 प्लस 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ वाटर माइनस एंथैल्पी ऑफ। जब आप वैल्यू पुट करोगे सबकी, तो यहां से आपका आएगा, थोड़ी देर पहले निकलवाया था, -920 किलो जूल। पर एक बात बताओ ना, मैंने कितने के लिए पूछा है? 11.2 एसटीपी पे, यानी कि 22.4 लीटर के लिए था, -920 किलो जूल पर मोल। तो बच्चों लोग 11.2 लीटर के लिए कितना होगा? -2 4 जा 8 260 किलो जूल। बच्चा लोग सबको समझ में आया कि नहीं आया?
बच्चा लोग समझ में आया कि नहीं है? मुझे लगता है, मैं होप करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ कंबशन। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट लेके चलते हैं हम लोग एंथैल्पी फॉर फेज चेंज। तो आइए पहले हम लोग ट्राई करते हैं। नंबर वन, तो पहले आप क्या लेना चलेंगे? सबसे बात आप समझिए, या आप ऐसा कर लीजिए, इसको फेस चेंज की जगह आप कीजिए फेस ट्रांजिशन। वो वर्ड ज्यादा अच्छा है, ताकि आप बार बार आपको कंफ्यूज ना करे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ, बच्चे लोग बहुत ध्यान से देखना, इसको सीखना, इसको अच्छे से। एंथैल्पी, ठीक है, इसे कहते हैं अमाउंट ऑफ, बच्चे लोग, एंथैल्पी change, amount of enthalpy change when 1 mole of a substance, amount of enthalpy change in the conversion, in the conversion of, in the conversion of 1 mole of a substance from solid state to liquid state। बहुत बढ़िया डेफिनेशन है ये, लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। बहुत ही बढ़िया एग्जांपल देंगे आपको इसका, ताकि बहुत अच्छे से सीखें आप इसको। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं वाटर, यहाँ पे लिखते हैं हम किस में? सॉलिड में, मतलब आइस है ये आपका, ठीक है। और ये किस में कन्वर्ट हुआ? H2O आपका लिख। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसे क्या बोलेंगे आप? डेल्टा। इसे रिप्रेजेंट किससे करेंगे? डेल्टा H फ्यूजन। क्या बोलेंगे आप इसको? डेल्टा H फ्यूजन। समझ में आया बच्चा लोग? डेल्टा H फ्यूजन। आइए सेकंड डेफिनेशन भी यहीं पे लिख देते हैं। नंबर 2, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अब हम पूरी डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब हम जानते हैं कि इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज इन द conversion of 1 mole of a substance from, अरे भाई इसमें भी क्या लिखना? from liquid to vapor, from liquid to vapor या gaseous state। बच्चों को वेपर से ज्यादा गैसियस सुनना ज्यादा अच्छा लगता है, मैं काफी बार देखा बच्चों को ऐसे बोलते हुए। तो liquid to gaseous state at its boiling point, at its boiling point। आइए चेक कर लेते हैं। तो बच्चा लोग वाटर यहाँ पे लिक्विड से कन्वर्ट होगा किस में? वाटर वेपर में या गैस में। हमने क्या बोल दिया यहाँ पे? गैस में। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? डेल एच, बच्चा लोग वेपराइजेशन। बहुत सिंपल था, बहुत ही बढ़िया था ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं आपको? ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं आपको? इसका एक बहुत बड़ा रीजन है यहाँ पे, बहुत बढ़िया, बहुत सटीक रीजन है इसका। आगे बढ़ते हैं।
और आगे आते हैं हम लोग थर्ड पे। एंथैल्पी ऑफ सबलिमेशन। एंथैल्पी ऑफ सबलिमेशन। बच्चे लोग यहां पे मैं कुछ नहीं लिखूंगा, यहां पे मैं एक ही बात लिखूंगा एग्जांपल लेके, I2 सॉलिड, I2 means enthalpy change in the conversion of 1 mole of substance from solid, from 1 mole of from 1 mole of solid directly into gaseous state. Gaseous state at a given temperature, at a given temperature जो भी रहेगा वहां पे, at a given temperature। तो बच्चे लोग इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल एच, डेल एच सब्लिमेशन से। आइए मैं क्या बताना चाह रहा था बच्चा लोग, सॉलिड देखिए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। डेल एच फ्यूजन, डेल एच वेपराइजेशन एंड डेल एच बच्चों लोग ये कहता है कि डेल एच मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आप लोगों को बोलना चाह रहा था बहुत देर से, यहां से स्टार्ट होता है आपका डेल एच सबलिमेशन इज इक्वल टू डेल एच फ्यूजन प्लस डेल एच वेपराइजेशन। इसे ही बोलते हैं हेस लॉ। यहां से क्या आ गया आपका हेस लॉ। बच्चे लोग बहुत अच्छे से मैंने आज आपको सिखाने की कोशिश की एंथैल्पी को, आप लोग भी देखिए, इस पर रिवीजन कीजिए। और एंथैल्पी एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आप लोग इसको समझने के लिए एक चीज का ध्यान रखेंगे यहां पे, ठीक है, क्या कि यहां पे आप लोगों ने अभी तक दो तरह की एंथैल्पी की है, आपने दो तरह की एंथैल्पी सीख ली है। एक आपने सीखी है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एक आपने सीखी है एंथैल्पी ऑफ कंबशन, और आज हमने सीखी है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। बच्चे लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, बहुत अच्छे से सीखना था। तो आज के लिए इतना ही सिखाएंगे, घर पे रिवीजन कीजिए। लेक्चर नंबर 7 में हम लोग हेस लॉ और एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो बच्चे लोग यहाँ पे अनअकैडमी, यहाँ पे जो अनअकैडमी की जो लर्निंग ऐप है उसको यहां से आप इंस्टॉल कर लीजिए, और इंस्टॉल करने के बाद आप जाएंगे सीधा किस में, प्लस में, और प्लस से आप जाएंगे सीधा नीट यूजी में, और नीट यूजी से आपको मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन। उसके बाद बच्चों लोग ये मेरा कोड है, इस कोड का यूज करना ना भूलें। और ये मेरे कोर्सेज है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के कोर्स हैं, ठीक है। इस कोर्स में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप इस कोड का यूज करेंगे तो आपको मिलता है डिस्काउंट। फॉर 1 ईयर यू हैव टू पे 34,200 रुपीज, एंड फॉर 2 ईयर्स यू हैव टू पे 58,500 रुपीज, ठीक है। बच्चे लोग ये मेरा कोड है, इस कोड का यूज करना ना भूलें। बच्चे लोग मेरी एक बात को बहुत ध्यान से सीखिएगा। आज के लेक्चर को सिखाने के बाद इस लेक्चर को सीखने का फायदा तभी है जब बच्चे लोग घर से आप रिवीजन करें। घर से आप रिवीजन करेंगे आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा।
कमेंट कीजिए, बताइए आपको कैसा लगा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, मतलब सेम टॉपिक के साथ, और उसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेके चलेंगे सेम चैप्टर केमिकल थर्मोडायनामिक्स, और केमिकल थर्मोडायनामिक्स में हम लोग लेके चलेंगे लेक्चर नंबर 7 में डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पीज। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।